हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है उसमें आज हम बात करेंगे पेपर 3 की। ओके, जो पेपर 3 का ये कंटेंट आज हमारा रहेगा, ये 1 लीनियर का कंटेंट है। जिस भी स्टूडेंट ने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो यदि सिर्फ और सिर्फ हमारी ये क्लास पूरी देख लेता है, डेफिनेटली पूरा पेपर आपको यहीं से मिलने वाला है। ये जो पेपर है आपका पेपर 3, ये 1 अगस्त को आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। कब लगा है? ये 1 अगस्त को लगा है, ठीक है। एंड इसके बाद 2 तारीख को आपका जो भी योगा और मेजरमेंट है वो पेपर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, इसके ये 1 लीनियर क्लास रहेगी। ओके, 4 यूनिट इसमें हम कवर करने वाले हैं। जिस तरीके से पेपर फर्स्ट सेकंड को कवर किया, इसको भी कवर करेंगे। आइए देखिए, पहला पॉइंट आपके सामने है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में निरंतर परिवर्तन व परिमार्जन होता है। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति शिक्षित होता चला जाता है और ज़्यादा उससे अनुभव मिलता चला जाता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था निम्न प्रकार है। हमारी आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये तीनों मिलकर के शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करते हैं। यदि इसमें से किसी एक को भी हटा दिया जाता है देन हमारी शिक्षा व्यवस्था वहीं पर गड़बड़ा जाएगी, खराब हो जाएगी, है ना। शिक्षा क्रियाओं का आधार पाठ्यवस्तु या विषय वस्तु होती है। ध्यान रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन आपसे, शिक्षा क्रियाओं का आधार क्या होता है? शिक्षा क्रियाओं का आधार पाठ्यवस्तु या विषय वस्तु होती है। विषय वस्तु के सामान्य प्रारूप को पाठचर्या कहते हैं। विषय वस्तु के सामान्य प्रारूप को करिकुलम या पाठचर्या कहते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया की धुरी पाठचर्या है। शिक्षा की प्रक्रिया की धुरी क्या है? धुरी क्या है? पाठचर्या, ठीक है। यह शिक्षा की प्रक्रिया की धुरी है। पाठचर्या, सॉरी एक सेकंड, धुरी है, ठीक है। पाठचर्या शिक्षा का आधार है। पाठचर्या क्या है? पाठचर्या शिक्षा का आधार है जिस बेस पे पूरा एजुकेशन सिस्टम टिका हुआ है। पाठचर्या द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है, क्योंकि आपके शिक्षा से संबंधित जो भी उद्देश्य हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस के माध्यम से, आपकी पाठचर्या के माध्यम से ही उन उद्देश्यों की पूर्ति संभव है। यह एक ऐसा साधन है जो छात्र तथा अध्यापक को जोड़ने का काम करता है। मान लीजिए यहाँ शिक्षक बैठे हैं और ये शिक्षार्थी बैठे हैं, यदि इनके बीच में ये पाठ्यक्रम ना हो तो इनके बीच में कैसे क्रिया प्रतिक्रिया होगी? एक दूसरे को, ऐसा तो है नहीं कि टीचर जो है स्टूडेंट्स को सिर्फ सत्यनारायण की कथा सुनाते रहेंगे, है ना। उनका माध्यम ये है पाठचर्या। ओके, पाठचर्या में किसी भी कक्षा के निहित विषयों के साथ साथ स्कूल के समस्त कार्यक्रम आते हैं। यानी कि पाठचर्या सिर्फ और सिर्फ किताबें नहीं आती, पाठचर्या में आपका सिलेबस नहीं आता। आपके स्कूल में, कॉलेज में जितनी भी गतिविधियां स्कूल टाइम पीरियड के दौरान होती हैं वो सभी आपकी पाठचर्या में इंक्लूड होती हैं। जैसे आप बीएड कर रहे हैं, बीएड में आपका सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही, बीएड में आप लेसन प्लान भी बना रहे हैं, आपकी 4 महीने की टीचिंग भी लगी है, प्रैक्टिकल भी हो रहा है, असाइनमेंट भी बन रहे हैं, फाइल भी बन रही है ना, आपका जो है वाइवा भी हो रहा है। तो ये सारा कुछ आपका पाठचर्या में आ जाता है। सिलेबस तो वो सेमेस्टर वाइज हो गया। फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस अलग है, सेकंड का सिलेबस अलग है, थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस अलग है, फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस अलग है। लेकिन जो पाठचर्या निर्धारित की गई है वो पूरे 2 साल की कंप्लीट पाठचर्या निर्धारित की गई है कि किस सेमेस्टर में बालक क्या पढ़ेगा और जो है क्या क्या क्रिया, जो भी एक्टिविटी होनी है वो सारा पाठचर्या में एक साथ निर्धारित कर दिया जाता है। देखिए, पाठचर्या में किसी भी कक्षा के निहित विषयों के साथ साथ स्कूल के समस्त कार्यक्रम आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कनिंघम के अनुसार पाठचर्या की सबसे फेमस और प्रसिद्ध कह सकते हैं जो परिभाषा जो मानी जाती है वो कनिंघम की है। पाठचर्या अध्यापक रूपी कलाकार यानी कि आर्टिस्ट के हाथ में वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपने पदार्थ रूपी शिष्य यानी कि मटेरियल को अपने कलागृह रूपी स्कूल स्टूडियो में अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार विकसित अथवा रूप यानी मॉडल
मोल्ड प्रदान करता है, एक रूप प्रदान करता है, ऐसा कनिंघम कहते हैं। पाठचर्या शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, पाठ्य एवं चर्या। पाठ्य का अर्थ है पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य। चर्या का अर्थ है नियम पूर्वक अनुसरण करना। पाठचर्या को अंग्रेजी भाषा में कैरिकुलम कहते हैं। पाठचर्या को अंग्रेजी भाषा में कैरिकुलम कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरिसेयर या फिर कुर्रेर शब्द से हुई है। क्यूरिसेयर या फिर कुर्रेर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दौड़ का मैदान, अ रेस कोर्स। ओके, पाठ्यक्रम या सिलेबस को केवल विभिन्न विषयों के पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित माना जाता है। पाठचर्या से तात्पर्य उसके विस्तृत रूप से है। देखिए, अंतर समझना बहुत आवश्यक है। पाठ्यक्रम जो है वह पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित है, लेकिन जो पाठचर्या है इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। इसके अंतर्गत विद्यालय में होने वाली समस्त गतिविधियां आ जाती हैं। पॉल हिरस्ट के अनुसार कहा गया है, पाठचर्या ऐसी गतिविधियों का समायोजन है जिनके द्वारा छात्र जहां तक संभव हो निश्चित परिणामों व उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। मुनरो के अनुसार पाठचर्या सारे अनुभवों को अपने में सम्मिलित करता है। पाठचर्या सारे अनुभवों को अपने में सम्मिलित करता है, जिसका प्रयोग विद्यालय द्वारा बालक को शिक्षित करने के उद्देश्य से होता है। पाठचर्या सदैव पूर्ण नियोजित होती है। जो पाठचर्या है वो हमेशा पहले से नियोजित यानी पूर्ण नियोजित होती है। पाठचर्या के 4 मुख्य आधार होते हैं। सामाजिक शक्तियाँ, स्वीकृत सिद्धांतों द्वारा प्राप्त मानव विकास का ज्ञान, तीसरा है अधिगम का स्वरूप और चौथा है ज्ञान और संज्ञान का स्वरूप। ये पाठचर्या के 4 मुख्य आधार होते हैं। ध्यान रखिएगा, पाठचर्या के कितने आधार होते हैं? पाठचर्या के 4 मुख्य आधार होते हैं। मूल पाठ्यक्रम अथवा कोर प्रधान पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं और अन्य विषय ऐच्छिक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मूल या कोर पाठ्यक्रम एक ही बात है। इसमें कुछ विषय अनिवार्य होते हैं, कुछ ऐच्छिक होते हैं। जैसे आपके बीएड 4th सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट आपके अनिवार्य हैं, जो चौथा सब्जेक्ट है वह आपका ऐच्छिक है। आपकी इच्छा है योगा वाला पढ़ लो, आपकी इच्छा है तो मेजरमेंट पढ़ लो। ओके, कोर प्रधान पाठ्यक्रम अमेरिका की देन है, जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कोर प्रधान पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं बाल केंद्रित होता है। प्रच्छन्न पाठचर्या, जिसको हिडन करिकुलम कहते हैं, उसको किसी शिक्षक की बजाय विद्यालय द्वारा पढ़ाया जाता है। समझिए मेरी बात को। हम जब विद्यालय जाना शुरू करते हैं, जब बालक विद्यालय जाना शुरू करता है, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ शिक्षक ही हमको सिखाता है, सब कुछ किताबें ही सिखाती हैं। हम विद्यालय पहुंच करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो ना हमें शिक्षक सिखाता है ना किताबें सिखाती हैं, हम खुद ब खुद सीख जाते हैं। एक दूसरे की भाषा सीखते हैं, एक दूसरे का भ्रातृत्व भाईचारे की भावना, एक दूसरे का सहयोग, ये सब चीज़ें हम विद्यालय में रह करके समाज के साथ कैसे अपने आप को एडजस्टमेंट करना है, किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, सारा कुछ हम विद्यालय में सीख जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें किताबें नहीं सिखाती, शिक्षक नहीं सिखाता, बस विद्यालय सिखा देता है, हम अपने साथियों से सीख जाते हैं। प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा को सबसे पहले सन 1968 में के फिलिप जैक्सन ने अपनी पुस्तक लाइफ इन क्लासरूम्स में प्रयोग किया था। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा किसने दी? तो ये आपके फिलिप जैक्सन ने दी। कब दी? 1968 में दी। ओके, लाइफ इन क्लासरूम जो पुस्तक है इसको किसने लिखा? फिलिप जैक्सन की पुस्तक है ये। ओके, बात क्लियर हुई। चैप्टर 1 भी हमारा खत्म हुआ। चैप्टर 2 कहता है, देखिए, पाठचर्या के तत्वों का समन्वय पाठचर्या की सफलता की गारंटी देता है। पाठचर्या में कौन कौन से घटकों को शामिल किया गया है, कौन कौन से तत्व शामिल किए गए हैं, ये उस पाठचर्या की सफलता की गारंटी देता है। अच्छे घटक, अच्छे तत्व डाले गए हैं, उनका सामंजस्य उसमें है, तो फिर पाठचर्या जरूर ही सफल होगा। पाठचर्या के 4 मुख्य घटक हैं जो पाठचर्या का निर्धारण करते हैं: उद्देश्य, विषय वस्तु, अधिगमकर्ता के अनुभव, मूल्यांकन प्रणाली। ये 4 जो है मुख्य घटक हैं पाठचर्या के। सामाजिक भिन्नता को ध्यान में रख करके पाठचर्या का स्वरूप विकसित किया जाता है।
किसको ध्यान में रख करके पाठचर्या का स्वरूप विकसित किया जाता है? सामाजिक भिन्नता को ध्यान में रख करके पाठचर्या का स्वरूप विकसित किया जाता है। पाठचर्या मूल रूप से एक नियोजित शैक्षिक कार्यक्रम है। जब हम शैक्षिक उद्देश्यों की बात करते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि वे उद्देश्य निश्चित ध्येय यानी कि मंजिल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये ध्येय 3 स्तरों पर निर्मित किए जाते हैं: परम ध्येय, मध्यस्थ ध्येय और समीपस्थ ध्येय। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के परम ध्येय की बात करते हैं। शिक्षा के परम ध्येय का संबंध 12 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा के परिणाम से है। परम ध्येय किसी निश्चित समयावधि में चलने वाली शिक्षा के परिणामों का एक सूचक होता है। अच्छा, अब जो इसमें मध्यस्थ ध्येय है, शिक्षा की किसी अवस्था या किसी विषय वस्तु जैसे भाषा, विज्ञान आदि से संबंधित होते हैं। इन्हें चरम ध्येय के सहायक अथवा साधक के रूप में समझा जाना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं समीपस्थ ध्येय की। समीपस्थ ध्येय को विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं। समीपस्थ ध्येय का दूसरा नाम विशिष्ट उद्देश्य है। वे कक्षा के व्यवहारों से संबंधित होते हैं। किसी पाठ या इकाई को पढ़ाने तथा समझ लेने के बाद विद्यार्थी क्या कर सकेगा, उसकी संप्राप्ति क्या होगी, समीपस्थ ध्येय इसी का स्पष्टीकरण करता है। इन्हें अनुदेशात्मक उद्देश्य, व्यवहारिक उद्देश्य या अधिगम की निष्पत्ति भी कह सकते हैं कि जो अधिगम है उसका अचीवमेंट क्या रहा, लर्निंग का अचीवमेंट क्या रहा, ये भी नाम दिया जाता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। किसी भी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम को सफल और प्रभावशाली बनाने के लिए सिद्धांतों के आधार पर उद्देश्यों को निर्धारण किया जाता है। उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। पॉइंट को दोबारा समझिए। किसी भी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम को यदि आप सफल और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सिद्धांतों के आधार पर उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, जिससे कि पाठचर्या एवं योजना का निर्धारण किया जा सके। पाठ्यक्रम का निर्माण उद्देश्यों पर आधारित होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। पाठ्यक्रम का निर्माण उद्देश्यों पर आधारित होता है। किस प्रकार के उद्देश्य हैं, उसी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, सिलेबस का निर्माण किया जाता है। आपका हर एक जैसे जितनी भी आपके कह सकते हैं क्या बोलेंगे, आपकी जितनी भी डिग्रियां होती हैं, सभी डिग्री में आपके जो आपका सिलेबस है वह बदला हुआ होता है, क्योंकि हर एक डिग्री के पीछे उनके उद्देश्य अलग अलग होते हैं। भाई आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, आपके डॉक्टर बनने का उद्देश्य है तो वो सिलेबस डाला गया, वो सिलेबस आपको पढ़ना है। आपको टीचर बनना है तो वो सिलेबस आपको दिया गया, क्योंकि आपका टीचर बनने का उद्देश्य है। ठीक है, जिस प्रकार का उद्देश्य होगा उस प्रकार का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। उद्देश्यों की प्राप्ति करना ही पाठचर्या निर्माण की सफलता को निर्धारित करता है। पाठ्यक्रम के तीनों क्षेत्रों को मिलाकर सामसिक मॉडल प्रस्तावित करने वाले RH दबे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। पाठ्यक्रम के तीनों क्षेत्रों को मिलाकर के सामसिक मॉडल प्रस्तावित करने वाले कौन हैं? RH दबे हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या संरचना 2005 में छात्र में अध्ययन के प्रति रुचि का विकास किया जाना प्रमुख उद्देश्य है। 2005 के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 में विभिन्न भाषाओं एवं मातृभाषा को उचित स्थान प्रदान कर भाषाई समस्या का समाधान किया गया है। राष्ट्रीय पाठचर्या संरचना 2005 में सामाजिक एकता से संबंधित विषय वस्तु को समाहित कर सामाजिक एकता के विकास में महत्वपूर्ण कदम भी उठाया गया है। पाठचर्या के चयन के 3 स्तर होते हैं। नोट कीजिए, पाठचर्या के चयन के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर विषय वस्तु क्षेत्र का संकल्पनात्मक प्रारूप, दूसरा आधारभूत तथ्य या फिर संकल्पनाओं का चयन, विषय वस्तु के विशिष्ट बिंदुओं का चयन। ये पाठचर्या के चयन के 3 स्तर होते हैं। पाठचर्या हेतु विषय वस्तु स्वयं में पर्याप्त होनी चाहिए। पाठचर्या हेतु जो विषय वस्तु हो वह स्वयं में पर्याप्त होनी चाहिए, जिसके लिए यह आवश्यक है कि चयनित विषय वस्तु सार्थक, स्वयं में पर्याप्त व मितव्ययी होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट कहता है पाठचर्या की विषय वस्तु में सार्थकता यानी कि सिग्निफिकेंस होनी चाहिए। पाठचर्या की विषय वस्तु में क्या होना चाहिए? पाठचर्या की जो विषय वस्तु हो उसमें आपकी सिग्निफिकेंस होनी चाहिए। पाठचर्या हेतु चयनित विषय वस्तु वैध यानी कि वैलिड होनी चाहिए। पाठचर्या हेतु चयनित विषय वस्तु रुचिकर, इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए। शिक्षार्थी किसी भी विषय वस्तु को तभी सीखते हैं जब उनमें रुचि हो।
भाई स्टूडेंट हैं, किसी भी वस्तु को वो तभी सीखेंगे जब उनको उसमें इंटरेस्ट होगा। विषय वस्तु के चयन के पश्चात उसका संगठन करना अति आवश्यक है। पाठचर्या मुख्यतः अधिगम की ही योजना होती है। पाठचर्या मुख्यतः अधिगम की एक योजना होती है। पाठचर्या संरचना का अंतिम सोपान संपूर्ण प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से मूल्यांकन करना है। पाठचर्या संरचना का अंतिम सोपान क्या है? संपूर्ण प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से मूल्यांकन करना। हमारा पाठचर्या 2 भागों में विभाजित होता है। प्रथम एक तो नियोजन हो गया, दूसरा क्रियान्वयन हो गया। यानी कि नियोजन करने के बाद आप उस पर किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसको आप कैसे अपने व्यवहार में ले रहे हैं, ये इसके 2 भाग हो गए। पाठचर्या नीतियों को लागू करने का सारा उत्तरदायित्व विद्यालय व संस्थान पर होता है। व्हीलर ने पाठचर्या की संरचना को वृत्ताकार माना है। पॉइंट टू बी नोटेड, किसने पाठ्यक्रम की संरचना को वृत्ताकार माना है? व्हीलर ने पाठ्यक्रम की संरचना को वृत्ताकार माना है। अर्बन के अनुसार मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, ऐसा अर्बन कहते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री बालकों को सीखने के लिए राजमार्ग का काम करती है। जो श्रव्य दृश्य सामग्री है वह बालकों को सीखने के लिए राजमार्ग का काम करती है। मॉसमैन ने अधिगम अनुभवों के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मॉसमैन ने अधिगम अनुभवों के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में अधिकांशतः गुणात्मक रूप में मापन होता है। ध्यान दीजिए, पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में क्या होता है? जो मापन होता है वह अधिकांश रूप से गुणात्मक रूप में होता है। विज्ञान बालकों में सूक्ष्म निरीक्षण एवं विश्लेषण की शक्ति उत्पन्न करता है। विज्ञान क्या करता है? बालकों में सूक्ष्म निरीक्षण, बच्चे बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज़ को, उसका एनालिसिस करते हैं, ये सारा विज्ञान के माध्यम से हो पाता है। फिलिप एवं टेलर ने पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन किया है। ठीक है, पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन करने वाले फिलिप एवं टेलर हैं। कैरिकुलम प्रोसेस पुस्तक जो है वो व्हीलर ने लिखी है। किसने लिखी है? कैरिकुलम प्रोसेस पुस्तक जो है वो आपके व्हीलर ने लिखी है। 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। आइए चैप्टर नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। चैप्टर जो 3 है, देखिए, किसी भी शैक्षिक प्रक्रिया के 3 पहलू होते हैं। किसी भी शैक्षिक प्रक्रिया के 3 पहलू होते हैं। शिक्षा क्यों, व्हाई ऑफ एजुकेशन। शिक्षा कैसे, हाउ ऑफ एजुकेशन। शिक्षा में क्या, व्हाट ऑफ एजुकेशन। ये शिक्षा की प्रक्रिया के 3 पहलू हैं। आइए इसको और डीप समझिए। शिक्षा क्यों का संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से होता है। शिक्षा क्यों दी जा रही है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है। शिक्षा कैसे का संबंध शिक्षण विधियों से होता है। आप बालक को शिक्षा कैसे दे रहे हैं, शिक्षा देते समय किन किन टीचिंग मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षा में क्या का संबंध शिक्षा के पाठ्यक्रम से होता है। आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उसमें पढ़ा क्या रहे हैं। ओके, बात आई समझ में। इस प्रकार पाठ्यक्रम का सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्य तथा शिक्षण विधियों से होता है। ओके, नेक्स्ट वन पॉइंट हमारे सामने है, पाठ्यक्रम औपचारिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। औपचारिक शिक्षा केवल विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि में ही संभव है। औपचारिक शिक्षा कहाँ संभव है? केवल विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि में ही संभव है। ऐसी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण उस समय की आवश्यकताओं व परिस्थितियों के आधार पर होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा ही शिक्षार्थी अपना सर्वांगीण विकास करता है। किसके माध्यम से? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के द्वारा ही जो विद्यार्थी होता है वो अपना सर्वांगीण विकास करता है। प्रभावशाली शिक्षण वह है जिससे अधिकांश शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। अधिकांश जो शिक्षा से संबंधित उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति की जा सके, अर्थात अधिक से अधिक अधिगम हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, B.O. स्मिथ महोदय का कहना है कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उसके विभिन्न चरों एवं उनके कार्यों का सही ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षण की प्रकृति सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही तथा यह कला एवं विज्ञान दोनों ही है। शिक्षण की प्रकृति सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, यह कला भी है और विज्ञान भी है। शिक्षण प्रक्रिया के 3 चर, 3 वेरिएबल्स होते हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यवस्तु। ठीक है, ये शिक्षण प्रक्रिया के 3 चर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण के चरों के कार्यों की समानता चिकित्सक के कार्यों से की जाती है। शिक्षण के चरों के कार्यों की समानता चिकित्सक के कार्यों से की जाती है। शिक्षण के कार्यों का स्रोत चिकित्सक की क्रियाएं
मानी जाती हैं। शिक्षण चरों की 3 प्रमुख क्रियाएं करनी होती हैं। शिक्षण चरों को 3 प्रमुख क्रियाएं करनी होती हैं, निदान, उपचार और फिर उसका मूल्यांकन। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर, छात्र आश्रित चर तथा पाठ्यवस्तु हस्तक्षेप चर होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान दीजिए, शिक्षण प्रक्रिया जो होती है उसमें जो शिक्षक होता है वह स्वतंत्र होता है, छात्र आश्रित होता है, पाठ्यवस्तु हस्तक्षेप चर होता है। ठीक है। प्रभावशाली शिक्षण हेतु शिक्षक सर्वप्रथम निदानात्मक काम करता है। उपचारात्मक कार्य का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना होता है। जो उपचारात्मक कार्य है इसका प्रमुख उद्देश्य होता है छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। मूल्यांकन कार्य का उद्देश्य उपचारात्मक कार्य की प्रभावशीलता की जांच करना होता है। मूल्यांकन का मानदंड उद्देश्यों की प्राप्ति माना जाता है। मूल्यांकन का मानदंड उद्देश्यों की प्राप्ति माना जाता है। शिक्षण को त्रिपक्षीय प्रक्रिया भी कहा जाता है। शिक्षण को क्या कहा जाता है? शिक्षण को त्रिपक्षीय प्रक्रिया भी कहा जाता है। इसकी संरचना के 3 प्रमुख पक्ष होते हैं। एक तो शिक्षण में संकेत एवं चिन्ह, साइन एंड सिंबल्स इन टीचिंग। दूसरा शिक्षण की भाषा विज्ञान प्रक्रिया यानी कि लिंग्विस्टिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग। तीसरा है शिक्षण का तर्क यानी कि द लॉजिक ऑफ टीचिंग। ये जो है शिक्षण को त्रिपक्षीय प्रक्रिया कहा जाता है। इसकी संरचना के 3 प्रमुख पक्ष होते हैं। ओके, जो कि आपने समझ लिए। यहाँ तक हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हुए। चैप्टर 4 की बात करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए गए हैं और इसमें आपसे इसी तरीके से क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। पहला पॉइंट है, पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिक्रम शिक्षक है। जो पाठ्यक्रम विकास का सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंसी है, जो माध्यम है, जो अभिकरण है, वो टीचर है। शिक्षकों में ज्ञान, अनुभव तथा व्यावसायिक उत्तरदायित्व की प्रबल भावना होती है, जो पाठ्यक्रम नियोजन में शक्ति का स्रोत सिद्ध होती है। शिक्षक का छात्र, विद्यालय तथा उनसे संबंधित सभी पक्षों से भावनात्मक संबंध होता है। जो शिक्षक होता है उसका छात्र, विद्यालय और उनसे संबंधित सभी पक्षों से भावनात्मक संबंध होता है। पाठ्यक्रम का वास्तविक कार्यात्मक रूप कक्षा में ही प्रदान किया जाता है। पाठ्यक्रम का वास्तविक कार्यात्मक रूप कहाँ प्रदान किया जाता है? कक्षा में ही प्रदान किया जाता है। सेलर एवं अलेक्जेंडर ने 2 प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं। नोट कीजिए, सेलर एवं अलेक्जेंडर ने 2 प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं। नियोजित पाठ्यक्रम, दूसरा है क्रियान्वित पाठ्यक्रम। ओके, जो नियोजित पाठ्यक्रम है जिसको प्लान्ड करिकुलम कहते हैं, दूसरा एग्जीक्यूटेड करिकुलम है। क्रियान्वित पाठ्यक्रम को वास्तविक पाठ्यक्रम भी कहते हैं। क्रियान्वित पाठ्यक्रम को वास्तविक पाठ्यक्रम भी कहते हैं। लीज, फ्रेजर एवं जॉनसन की पुस्तक का नाम द टीचर इन कैरिकुलम मेकिंग है। द टीचर इन कैरिकुलम मेकिंग पुस्तक लीज, फ्रेजर एवं जॉनसन की है। मूल्यांकन के तरीके तथा तकनीकें पाठ्यचर्या के लक्ष्य तथा उद्देश्यों के अनुरूप होती हैं। पाठ्यक्रम के संबंध में जॉन डीवी लिखते हैं कि मेरे एवं मेरे सहकर्मियों के समक्ष नवयुवकों की शिक्षा के संबंध में कोई पूर्व निर्धारित सिद्धांत नहीं थे। सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। विद्यालय मात्र कुछ विचारों, जिन्हें प्रश्न अथवा समस्याएं कहना अधिक उपयुक्त होगा, को लेकर के प्रारंभ किया गया था। ऐसा स्टेटमेंट आपके जॉन डीवी ने दिया है। एडवर्ड ए क्रग शिक्षकों के संभागित्व यानी कि पार्टिसिपेशन को पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग मानते हैं। एडवर्ड ए क्रग कहते हैं कि पाठ्यक्रम आयोजन में शिक्षकों को भागीदार बनाना उन पर कोई एहसान करना नहीं है। ये बात एडवर्ड ए क्रग कहते हैं। हैमलेट नाटक डेनमार्क के राजकुमार के बिना ही खेला जा रहा है, ऐसा सर रोनाल्ड गोल्ड कहते हैं। ये लाइन बहुत अच्छी है एंड पूछी भी जाती है। हैमलेट नाटक डेनमार्क के राजकुमार के बिना ही खेला जा रहा है, ऐसा सर रोनाल्ड गोल्ड कहते हैं। ये उनका स्टेटमेंट है। वर्तमान समय में पाठ्यचर्या विकास कार्य में शिक्षकों की समुचित भागीदारी के प्रयास विश्व के अधिकांश देशों में किए जा रहे हैं, किंतु ब्रिटेन इस कार्य में सबसे आगे है। ठीक, यहाँ तक हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होती है। अभी सेकंड भी पढ़ेंगे। ठीक है, भागवत जाना। पाठ्यक्रम ये देख करके कि अब बस क्लास एंड हो गई, पता लगे यहीं बंद करके भाग जाओ। पाठ्यक्रम नियोजन कार्य में शिक्षकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान हो। श्री जोसलिन ओवन ने तृतीय अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम आयोजन में इस बिंदु को महत्वपूर्णता से उठाया। क्या बिंदु था? ध्यान दीजिए।
पाठ्यक्रम नियोजन कार्य में शिक्षकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान, यानी कि जो भी पाठ्यक्रम नियोजित किया जाए, पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए, उसमें टीचर्स को का अहम योगदान होना चाहिए, क्योंकि टीचर समाज और बच्चों के बीच रहता है, उसको पता है समाज क्या चाहता है, बच्चों की आवश्यकता, जरूरत क्षमता क्या है। इसीलिए टीचर को पाठ्यक्रम को नियोजित करते समय उसको महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। ये बात श्री जोसलिन ओवन ने तृतीय अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम आयोजन में बहुत महत्वपूर्णता से इस पॉइंट को उन्होंने उठाया था। यहाँ तक यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई। आइए सेकंड यूनिट की बात करते हैं। अब यहाँ से हमारी यूनिट सेकंड, 3 एंड 4 तीनों यूनिट इसमें हमारी कवर हो जाएंगी। देखिए यहाँ से आपका आता है चैप्टर नंबर 5। किसी समाज के लिए शिक्षा के पाठचर्या का निर्धारण करने में दार्शनिक विचारधारा, सामाजिक मूल्यों, विश्वासों एवं परंपराओं, राजनीतिक विचारधारा, मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक प्रवृत्तियों आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पाठचर्या का विकास समाज के उद्देश्यों के अनुसार किया जाना चाहिए। पाठचर्या का विकास समाज के उद्देश्यों के अनुसार किया जाना चाहिए। समाजशास्त्र के प्रभाव से उत्पन्न सिद्धांत के अनुसार पाठचर्या में मानव समाज के समस्त उपयोगी अनुभवों एवं क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। ओके, मनोविज्ञान आधारित पाठचर्या विकास में सबसे अधिक बल बालकों की रुचि, रुझान तथा योग्यता पर बल देता है। मनोविज्ञान आधारित पाठचर्या, मनोविज्ञान आधारित जो पाठचर्या होती है विकास में सबसे अधिक बल बालकों की रुचि, रुझान और योग्यता पर बल देता है। मनोवैज्ञानिक आधारित पाठचर्या। पाठचर्या विकास का सर्वप्रमुख सिद्धांत यह है कि पाठचर्या में उन्हीं विषयों, क्रियाओं एवं वस्तुओं को सम्मिलित किया जाए जिनका किसी न किसी रूप में बालकों के वर्तमान जीवन से संबंध हो तथा वे ही उनके भावी जीवन के लिए उपयोगी भी हो। पाठचर्या शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है। जो पाठचर्या है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है, इसलिए पाठचर्या में उन्हीं विषयों एवं क्रियाओं का समावेश करना चाहिए जो शिक्षा के उद्देश्यों के अनुकूल हों। ओके, आगे बात करते हैं। पाठचर्या में उन्हीं विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए जो बालकों के भावी जीवन में काम आ सके। मनोविज्ञान बाल केंद्रित शिक्षा पर सर्वाधिक बल देता है। पॉइंट टू बी नोटेड, जो मनोविज्ञान है यह बाल केंद्रित शिक्षा पर सबसे अधिक बल देता है, अतः इसके अनुसार पाठचर्या भी बाल केंद्रित होनी चाहिए। पाठचर्या में ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जिससे कि उनकी रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट वन पॉइंट, पाठचर्या विकास में इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि ज्ञान संबंधी क्रियाओं से भी बालकों को खेल की क्रियाओं के समान ही आनंद प्राप्त हो सके। पाठचर्या विकास में इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि ज्ञान संबंधी क्रियाओं से भी बालकों को खेल की क्रियाओं के समान ही आनंद प्राप्त हो सके। रायबर्न के अनुसार कहा गया है, बालक जो कुछ विद्यालय से सीखता है उसके द्वारा उसमें ऐसी योग्यता आनी चाहिए कि वह जीवन की परिस्थितियों से अनुकूलन कर सके तथा आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियों में परिवर्तन ला सके। पाठचर्या के अंतर्गत मानव जाति के अनुभवों की पूर्णता निहित होनी चाहिए। पाठचर्या के अंतर्गत मानव जाति के अनुभवों की पूर्णता भी निहित होनी चाहिए। क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट है कि पाठचर्या का विकास इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे वह बालकों को उत्तम आचरण के आदर्शों की प्राप्ति में सहायता कर सके। किसका स्टेटमेंट है? क्रो एंड क्रो का है। पाठचर्या का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे प्रारंभ से ही बालक अपने जीवन में लोकतांत्रिक पद्धति को ग्रहण एवं धारण कर सके। पाठचर्या निर्माण में विकास की सतत प्रक्रिया का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। किसका ध्यान रखना? सतत प्रक्रिया का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। वर्तमान भारत ने लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किया है। लोकतंत्रीय व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु नागरिकों में जनतंत्रीय भावना का अधिक से अधिक विकास भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है पाठचर्या के निर्धारण में, देखिए जो हम लोग पेपर फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ रहे थे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आयोग थे आपके, है ना, और सन पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको डीप में जाना पड़ेगा तब आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। पाठचर्या के निर्धारण में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसमें सम्मिलित किए जाने वाले विभिन्न विषय एक दूसरे से संबंधित हों। इसका तात्पर्य यह है कि एक विषय की शिक्षा दूसरे विषय की शिक्षा का आधार बन सके। एन व्हाइटहेड के अनुसार पाठचर्या शिक्षा जीवन की
3 अवस्थाओं कौतूहल, यथार्थता तथा सामान्यीकरण के अनुरूप होनी चाहिए। इस दृष्टि से पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए जो बालकों को यथार्थ ज्ञान दे सके तथा जिससे वे वास्तविक जीवन में सफल हो सकें, ऐसा A.N. व्हाइटहेड के एक अनुसार कहा गया है। अब यहाँ से पॉइंट आता है हमारा चैप्टर 6 का, जिसमें हम बात करेंगे छात्र या अधिगमकर्ता केंद्रित पाठचर्या की। देखिए, छात्र या फिर अधिगमकर्ता केंद्रित पाठचर्या। अधिगमकर्ता केंद्रित पाठचर्या का अभिप्राय उस पाठचर्या से है जिसका संगठन बालक की प्रवृत्ति, रुचि, रुझान, आवश्यकता आदि को ध्यान में रख करके किया जाता है। जो अधिगमकर्ता केंद्रित पाठचर्या होती है उसमें ये देखा जाता है कि बालक का इंटरेस्ट किस में है, बालक की योग्यता, क्षमता, आवश्यकता क्या है, उसकी रुचि किस में है। ये होता है हमारा बाल केंद्रित पाठचर्या। ओके, इस पाठचर्या में विषयों की अपेक्षा बालकों को मुख्य स्थान दिया जाता है। इस पाठचर्या को हम मनोवैज्ञानिक पाठचर्या भी कह सकते हैं, क्योंकि यह बालक की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं पर आधारित होता है। यह पाठचर्या क्रियात्मक या फिर फंक्शनल होती है। आपसे पूछ लेगा कौन सी पाठचर्या क्रियात्मक होती है, तो जो बाल केंद्रित पाठचर्या होती है वह क्रियात्मक होती है। यह शिक्षार्थियों को साभिप्रायुक्त यानी पर्पजफुल अनुभव प्रदान करती है, पर्पजफुल अनुभव प्रदान करती है। यह पाठचर्या प्रयोजनवादी विचारधारा, फिलॉसफी ऑफ एक्सपेरिमेंटलिज्म पर आधारित है। जो बाल केंद्रित पाठचर्या है यह प्रयोजनवादी विचारधारा पर आधारित है। ये जो पॉइंट्स हैं इनको रट लीजिएगा, ठीक है। जो बाल केंद्रित पाठचर्या होती है ये बालक की आवश्यकताओं, क्षमताओं, योग्यताओं को ध्यान में रख करके तैयार की जाती है। इसमें विषय की अपेक्षा बालक को अधिक स्थान दिया जाता है। ये मनोवैज्ञानिक आधारित होती है, क्रियात्मक होती है ना, और ये शिक्षार्थियों को साभिप्रायुक्त यानी कि पर्पसफुल अनुभव प्रदान करती है और प्रयोजनवादी विचारधारा पर आधारित होती है। अब बात करेंगे जो विषय केंद्रित पाठचर्या होती है, इसको समझिए। विषय केंद्रित पाठचर्या की बात करेंगे। इस प्रकार की पाठचर्या के निर्माण में किसी विषय को केंद्र बिंदु माना जाता है। इसमें जो छात्र है उसका स्थान गौण होता है, जो विषय है उसका स्थान मुख्य होता है। विषय आधारित पाठचर्या में बालक की रुचि, योग्यताओं, क्षमताओं और आवश्यकताओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता। महत्व कहाँ दिया जाता है? अधिगमकर्ता केंद्रित पाठचर्या में। विषय केंद्रित होने के कारण इस प्रकार के पाठचर्या का मुख्य उद्देश्य पुस्तकीय ज्ञान, बुकिश नॉलेज, और पुस्तकीय पाठचर्या, बुकिश कैरिकुलम की पूर्णता होती है। पाठ्य पुस्तक में अंकित विषय वस्तु के आधार पर ही अध्यापक और विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान एवं ग्रहण करना पड़ता है। विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान और ज्ञान ग्रहण करना पड़ता है। इस पाठचर्या में पुस्तकों पर अधिक बल दिए जाने के कारण इसे पुस्तक केंद्रित पाठचर्या भी कहा जाता है। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्रिया केंद्रित पाठचर्या क्या होती है। देखिए, क्रिया केंद्रित पाठचर्या की बात करेंगे। क्रिया केंद्रित पाठचर्या क्रिया या कार्य को आधार बनाता है। जो क्रिया केंद्रित पाठचर्या होती है ये ना तो बालक को आधार बनाती है ना तो पुस्तक को आधार बनाती है, यह एक्टिविटी को बेस्ड बनाती है, एक्टिविटीज़ का बेस्ड होता है। इसके अंतर्गत कक्षा कार्य के लिए अंतर्वस्तु का चयन शिक्षार्थियों की अभिरुचियों, आवश्यकताओं, समस्याओं तथा अनुभवों के आधार पर किया जाता है। यह पाठचर्या परंपरागत विषय आधारित पाठचर्या की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप प्रकाश में आई है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये जो विषय केंद्रित जो पाठचर्या है इसका सूत्रपात प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री पेस्टोलॉजी तथा रूसो ने किया था, किंतु इसके वास्तविक प्रणेता प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षाविद जॉन डेवी थे। इस पाठचर्या में अधिगम अनुभवों की विभिन्न इकाइयों का एकीकरण सुविधाजनक ढंग से किया जा सकता है। इसके बाद बात आती है समुदाय केंद्रित पाठचर्या की। यहीं से आपके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। समुदाय केंद्रित पाठचर्या किसी भी समुदाय की प्रकृति को दो तरह से समझा जा सकता है। समुदाय की परंपराप्रियता तथा गतिशीलता, दूसरा हो गया समुदाय की मुक्त अवस्था तथा नियंत्रित अवस्था। ओके, प्रायः जो समुदाय जितना अधिक प्राचीन होता है वह उतना ही परंपरावादी भी होता है। ऐसे समुदाय में पाठचर्या में
परंपराओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। समुदाय की प्रकृति का दूसरा पक्ष उसकी शासन व्यवस्था पर आधारित होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समुदाय को बहुत अधिक सीमा तक स्वतंत्र भी रहती है। जहाँ तक समुदाय की समस्याओं एवं आवश्यकताओं के ज्ञान का प्रश्न है तो उन्हें दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला तथ्यों से संबंधित, दूसरा मूल्यों से संबंधित। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आइए बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर 7 पाठचर्या उपागम एक योजना है। पाठचर्या उपागम क्या है? पाठचर्या उपागम एक योजना है जिसका अपने छात्रों को अधिगम अनुभव अर्थात क्रियाएं प्रदान करने के लिए अध्यापक अनुकरण करते हैं। पाठचर्या का पैटर्न अर्थात डिज़ाइन पाठचर्या संचालन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली उपलब्धियों की प्रकृति को निर्धारित करता है। संगठित ज्ञान को ही विषय का अनुशासन कहते हैं। ध्यान दीजिए, संगठित ज्ञान को ही विषय का अनुशासन कहते हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट इज व्यापक स्तर पाठचर्या निर्माता। देखिए, व्यापक स्तर ब्रॉड लेवल पाठचर्या निर्माता किसी भी विषय का व्यापक क्षेत्र लेकर निर्माण करते हैं। किसी भी विषय का व्यापक क्षेत्र लेकर के निर्माण करते हैं, जैसे गणित, प्राकृतिक विज्ञान, व्यवहार का ज्ञान आदि। मध्यम स्तर पर पाठचर्या संगठनकर्ता पाठचर्या को विषय की इकाई में संगठित कर लेते हैं, जैसे प्रकाशिकी, अम्ल, क्षार, लवण, मस्तिष्क आदि हो गया। संकीर्ण स्तर पर बात करें, नैरो लेवल पर इकाई की उप इकाई बना करके पाठ का संगठन कर लेते हैं। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। विषय आधारित उपागम विषय का संगठन तर्क पर आधारित होता है। विषय आधारित उपागम विषय का संगठन तर्क पर आधारित होता है और ये दो प्रकार का होता है। एक तो आपका विषय वस्तु केंद्रित, दूसरा संरचना केंद्रित हो गया। विस्तृत उपागम पारंपरिक विषय उपागम का परिवर्तित रूप है, जहां परंपरागत पाठचर्या में शिक्षा के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाता है। विस्तृत क्षेत्र उपागम सही अर्थों में पूर्णतः विषय आधारित उपागम है। इसमें ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को सहसंबद्ध और समाकलित करने के प्रयास किए जाते हैं। इतना पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सामाजिक समस्या उपागम। सोशल प्रॉब्लम अप्रोच के समर्थक मानते हैं कि व्यक्ति के अधिगम अनुभव इस संस्कृति और वातावरण के क्रियाकलापों पर आधारित होने चाहिए जिनमें वो रहता है। सामाजिक समस्या उपागम के माध्यम से पर्यावरण, प्रजातिवाद, जनसंख्या, संचार और तकनीकी जैसे विषयों पर पाठचर्या विकसित की जा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं अध्येता केंद्रित उपागम की। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या होता है? देखिए, पाठचर्या विकास के इस उपागम में विद्यालय अनुभवों द्वारा छात्रों को ऐसी विधियां सिखाने का प्रयास किया जाता है जिन्हें एक प्रभावी नागरिक समस्या समाधान तथा अपनी रुचि और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग में लाता है। इस प्रकार की पाठचर्या योजना छात्रों के वर्तमान जीवन की ज़रूरतों पर आधारित होगी। यह उपागम छात्रों को विषय की अपेक्षा वर्तमान का सामना करने के लिए तैयार करता है। ओके, एंड इस प्रकार की पाठचर्या उपागम की संस्तुति जॉन डीवी के लेबोरेटरी से हुई है। इस प्रकार की पाठचर्या उपागम की जो संस्तुति है वो जॉन डीवी के लेबोरेटरी स्कूल से हुई है। जेम्स एम ली के अनुसार छात्र केंद्रित पाठचर्या वह है जो पूर्णतः और समग्र रूप से सीखने वाले में निहित होती है। जेम्स एम ली कहते हैं कि छात्र केंद्रित पाठचर्या वह है जो पूर्णतः और समग्र रूप से सीखने वाले में निहित होती है। ठीक है, व्यवहारवादी उपागम की बात करते हैं, बिहेवियरिस्ट अप्रोच की। पाठचर्या के इस उपागम का आधार व्यवहारिक मनोविज्ञान है। पाठचर्या के इस उपागम का आधार व्यवहारिक मनोविज्ञान है। इसमें शैक्षिक उद्देश्यों पर अधिक बल देते हुए पाठचर्या के प्रारूप को विकसित किया जाता है। छात्रों के अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के रूप में उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। व्यवहार परिवर्तन का ज्ञान मूल्यांकन से होता है। व्यवहार परिवर्तन का ज्ञान मूल्यांकन से होता है, अतः इसे मूल्यांकन प्रतिमान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल्यांकन प्रतिमान। इस प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित सोपानों का अनुसरण किया जाता है।
कौन कौन से सोपान, जैसे शिक्षण उद्देश्यों का प्रतिमान, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीखने के अनुभवों का सृजन, बालकों में होने वाले व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन। ठीक है। B.S. ब्लूम ने शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की क्रियाओं को उद्देश्य केंद्रित बनाने पर भी बल दिया है। अब बात करते हैं पर्यावरण पर आधारित उपागम क्या है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति भौतिक, प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण में रहता है। डेफिनेटली प्रकृति में वह वनस्पति, पानी, हवा आदि के बीच रहता है। ऐसी पाठचर्या जिसमें उसके वातावरण से संबंधित उपागम के पाठ्यवस्तु निर्माण, वातावरण से संबंधित विभिन्न इकाइयों का चयन करते हैं। वातावरण आधारित उपागम मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शैक्षिक महत्ता तो है ही, साथ ही इसमें क्रिया आधारित उपागम भी शामिल होता है। दक्षता आधारित उपागम क्या है? यह उपागम अधिगम की न्यूनतम क्षमता, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग कंपेटेंसी तथा नैपुण्य अधिगम पर आधारित होता है। प्रणाली विश्लेषण उपागम की अगर बात करें, प्रणाली विश्लेषण उपागम का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात प्रबंध तकनीकी के रूप में हुआ था। प्रणाली एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिनमें परस्पर अंतराश्रित एवं अंतर संबंधित तत्व होते हैं जो एक साथ मिलकर कार्य या उद्देश्य की प्राप्ति को पूरा करने में सहयोग देते हैं। ठीक है। प्रणाली उपागम के 4 तत्व माने जाते हैं। कौन कौन से? एक तो आगत या अदा, दूसरा प्रक्रिया, फिर प्रदा और पर्यावरणीय संदर्भ। ये प्रणाली उपागम के 4 तत्व हैं। ठीक है। अब बात करते हैं समन्वित उपागम क्या होता है। इंटीग्रेटेड अप्रोच से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एकीकृत पाठचर्या से हमारा तात्पर्य उस पाठचर्या से है जिसमें उसके विभिन्न विषय एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित होते हैं कि उनके बीच कोई अवरोध नहीं होता, बल्कि उनमें एकता होती है। इस प्रकार पाठचर्या के विभिन्न विषयों के ज्ञान को विभिन्न खंडों में प्रस्तुत न करके सब विषय मिलकर ज्ञान को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हेंडरसन के अनुसार एकीकृत पाठचर्या वह पाठचर्या है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती है। मानववादी उपागम किसी विषय क्षेत्र में सीखी गई संरचना, विषय वस्तु, संकल्पनाओं तथा सिद्धांतों के व्यवहार या उपागम से संबंधित है, जो मानववादी उपागम है। ठीक है। मानववादी उपागम किसी विषय क्षेत्र में सीखी गई संरचना, विषय वस्तु, संकल्पनाओं तथा सिद्धांतों के व्यवहार या उपयोग से संबंधित है। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं चैप्टर 8 की। पाठचर्या विकास यानी कि करिकुलम डेवलपमेंट का अर्थ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से है जो कभी समाप्त नहीं होती है। पाठचर्या का सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से होता है। पाठचर्या निर्माण आवश्यक रूप से एक अंतहीन प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत समुदाय में घटित होने वाले परिवर्तनों की दृष्टि से शिक्षा में गुणात्मक विकास की सतत खोज की जाती है। ओके। पाठचर्या निर्माण आवश्यक रूप से एक अंतहीन प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत समुदाय में घटित होने वाले परिवर्तनों की दृष्टि से शिक्षा में गुणात्मक विकास की सतत खोज की जाती है। आवश्यकताओं का विश्लेषण देखिए। पाठचर्या विकास में लक्ष्य समूह की आवश्यकताओं का विश्लेषण निम्न 3 दृष्टिकोणों से किया जाता है। पहला राष्ट्र की दृष्टि से, फिर है समुदाय की दृष्टि से, फिर है अधिगमकर्ता की दृष्टि से। आधुनिक शिक्षा व्यवहार परक उद्देश्यों पर केंद्रित है। जो आधुनिक शिक्षा है वह व्यवहार परक उद्देश्यों पर केंद्रित है। एंड पाठचर्या विकास के समय भी पाठचर्या की आवश्यकता का विश्लेषण करने के बाद उसके उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। पाठचर्या विकास के समय भी पाठचर्या की आवश्यकता का विश्लेषण करने के बाद उसके उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं जिनका निर्धारण संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष के आधार पर होता है। ठीक है। पाठचर्या के विकास के दौरान उद्देश्यों के स्पष्टीकरण के पश्चात आगत तत्वों का विश्लेषण किया जाता है जिसके अंतर्गत विषय वस्तु, रचना, काल, उपलब्ध संसाधन तथा मूल्यांकन विधियों का विश्लेषण किया जाता है। संपूर्ण पाठचर्या के निर्माण तथा क्रियान्वयन के बाद उसकी जांच की जाती है। संपूर्ण पाठचर्या के निर्माण तथा क्रियान्वयन के बाद उसकी जांच की जाती है जिसे संरचनात्मक व योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है।
ओके, इतनी बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं चैप्टर 9 की। देखिए, जेम्स एम ली के अनुसार पाठचर्या के नियोजन में 6 नियोजन तत्व हैं। कितने? 6 नियोजन तत्व अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे 6 तत्व कौन कौन से? एक तो आपका आयोजन या प्रकल्प हो गया, दूसरा क्षेत्र यानी स्कोप, अनुक्रम सीक्वेंस, सातत्य कंटिन्यूटी, संतुलन अथवा विस्तार यानी कि बैलेंस, और रेंज तथा एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन। ये जेम्स एम ली के अनुसार पाठचर्या के नियोजन के 6 तत्व हैं। पाठचर्या नियोजन पाठचर्या विकास प्रक्रिया की सोच या संकल्पना का एक चरण है। पाठचर्या के नियोजन की प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से उस व्यवस्था का संकेत देती है कि क्या पढ़ाया जाएगा, किसे पढ़ाया जाएगा और कैसे पढ़ाया जाएगा। सन 1949 में गल्फ टॉलर ने 4 सरल चरणों में पाठचर्या संरचना की प्रक्रिया को 4 प्रश्नों या तर्क को सुलझाने का एक तरीका बताया है। किसने? गल्फ टॉलर ने। बीन एवं अन्य ने पाठचर्या नियोजन के 7 स्तर बताए हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि जेम्स एम ली ने पाठचर्या नियोजन के कितने तत्व बताए हैं तो 6, ठीक है। और वहीं पर बीन एवं अन्य ने पाठचर्या नियोजन के कितने? 7 स्तर बताए हैं। देखिए, माध्यमिक स्तर तक कार्य शिक्षा के अंतर्गत छात्रों का कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करने संबंधी प्रावधान भी विद्यमान है। वैकल्पिक योजना के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का भी प्रावधान इसमें दिया गया है। उच्च माध्यमिक स्तर पर अकादमिक धारा में व्यापक या सामान्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा व्यावसायिक धारा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी आते हैं। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य विविधता युक्त पाठ्यक्रम में कुशलता देना है। मानव जाति का अस्तित्व और निरंतर विकास प्राकृतिक संसाधनों और परिवेश के विवेकपूर्ण व नियोजित विकास एवं प्रयोग पर निर्भर करता है। क्या? मानव जाति का जो अस्तित्व है और निरंतर विकास है वह प्राकृतिक संसाधनों और परिवेश के विवेकपूर्ण और नियोजित विकास एवं प्रयोग पर निर्भर करता है। पाठचर्या का जो कार्यान्वयन है वह एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जटिल। इसमें वो सभी सम्मिलित हैं जो शिक्षार्थियों की शिक्षा में मुख्य भूमिका निभाते हैं। पाठचर्या को विद्यालयों में विकसित, संचालित और प्रस्तावित किया जाता है। पाठचर्या को कहाँ? विद्यालयों में क्या किया जाता है? विकसित, संचालित और प्रस्तावित। पाठचर्या के कार्यान्वयन में अनुभवों का समुच्चय सम्मिलित है। पाठचर्या के कार्यान्वयन में क्या सम्मिलित है? अनुभवों का समुच्चय। पाठचर्या क्रियान्वयन के लिए विद्यालय ही ऐसी एजेंसियां हैं जो पाठचर्या को संचालित करती हैं। विद्यालय ही ऐसी एजेंसियां हैं जो पाठचर्या को संचालित करती हैं और छात्रों के विकास में भी सीधे सीधे जुड़ी होती हैं। पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण शिक्षक है। कौन है? शिक्षक। ठीक है। शिक्षक का छात्र, विद्यालय तथा उनसे संबंधित सभी पक्षों से भावनात्मक संबंध होता है। सेलर एवं अलेक्जेंडर ने 2 प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं, एक तो नियोजित, दूसरा क्रियान्वित। ओके, यहाँ तक आपकी 2 यूनिट कंप्लीट होती हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर 10 यूनिट 3 की। देखिए, क्या है कि जो हमारा शिक्षा है, शिक्षा एक सोद्देश्य प्रक्रिया है। उसके पीछे एक उद्देश्य होता है तथा पाठचर्या इन उद्देश्यों की पूर्ति का महत्वपूर्ण साधन है। पाठचर्या के उद्देश्यों का निर्धारण कुछ मूल्यों को लेकर किया जाता है। पाठचर्या के उद्देश्यों का निर्धारण कुछ मूल्यों को लेकर किया जाता है जिन्हें पाठचर्या का आधार माना जाता है। पाठचर्या विकास की प्रक्रिया में 3 पक्षों पर ध्यान देना होता है। पाठचर्या विकास की प्रक्रिया में 3 पक्षों पर ध्यान देना होता है। कौन कौन से हैं वो 3 पक्ष? एक तो आपका समाज, दूसरा व्यक्ति, तीसरा सांस्कृतिक विरासत हो गया। ठीक है। देखिए, H.T. जॉनसन ने अपनी पुस्तक फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम में दर्शन शास्त्र को जीवन की आधारभूत समस्याओं के समाधान हेतु अध्ययन योग्य विषय के रूप में परिभाषित किया है। दर्शन, जिसका संबंध जीवन बोध तथा जीवन मूल्यों से है, पाठचर्या का एक मुख्य आधार भी है। पाठचर्या का संगठन शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पाठचर्या का संगठन शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य हमें दर्शन द्वारा ही प्राप्त होते हैं। किसके द्वारा? दर्शन द्वारा। पाठचर्या का मुख्य आधार दर्शन ही है। क्या है? पाठचर्या का मुख्य आधार दर्शन ही है, जिसके अभाव में पाठचर्या निष्प्राण हो जाती है। आदर्शवाद के अनुसार पाठचर्या का मुख्य आधार मानव विचार व आदर्शों की पूर्णता है। पाठचर्या का मुख्य आधार
मानव विचार व आदर्शों की पूर्णता है, ऐसा आदर्शवाद ने कहा है। आदर्शवाद के अनुसार पाठचर्या में साहित्य, कला, संगीत, भाषाएं, भूगोल, इतिहास, विज्ञान तथा गणित रखे जाने चाहिए, ऐसा आदर्शवाद कहता है। फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो को प्रकृतिवाद का प्रवर्तक माना जाता है। फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो जो हैं उनको प्रकृतिवाद का प्रवर्तक माना जाता है। प्रकृतिवादी पाठचर्या की रचना बालक की प्रकृति एवं रुचियों, योग्यताओं के आधार पर की जाती है। प्रयोजनवादी दार्शनिक ईश्वर एवं आध्यात्मिक तत्व के स्थान पर व्यक्ति में विश्वास करते हैं। जो प्रयोजनवादी दार्शनिक हैं वो ईश्वर और आध्यात्मिक तत्व के स्थान पर व्यक्ति में विश्वास करते हैं तथा मानव की शक्ति के महत्व को स्वीकार करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। प्रयोजनवादी पाठचर्या उपयोगिता, रुचि, अनुभव और एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। जो प्रयोजनवादी पाठचर्या है वह उपयोगिता, रुचि, अनुभव और एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यथार्थवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सुखी एवं वास्तविक जीवन की तैयारी हेतु ज्ञानेंद्रियों का विकास एवं प्रशिक्षण करना है। यथार्थवादी पाठचर्या उपयोगिता तथा आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित है। अस्तित्ववाद पाठचर्या का चयन छात्र स्वयं अपनी आवश्यकता, योग्यता एवं जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल करता है। जो अस्तित्ववादी पाठचर्या है, अस्तित्ववादी पाठचर्या का चयन जो छात्र होता है वो स्वयं अपनी आवश्यकता, योग्यता और जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल कर लेता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अस्तित्ववाद विचारधारा के अंतर्गत वैज्ञानिक विषयों की अपेक्षा मानवीय अध्ययनों पर विशेष बल दिया गया है। अस्तित्ववाद को एक दर्शन के रूप में स्थापित करने का प्रमुख श्रेय जियापाल सार्त्र को जाता है। अस्तित्ववाद को एक दर्शन के रूप में स्थापित करने का प्रमुख श्रेय जियापाल सार्त्र को जाता है। अस्तित्ववाद में ईश्वरवादी तथा अनीश्वरवादी दोनों तरह की विचारधाराएं विद्यमान हैं। किसमें? अस्तित्ववाद में। अस्तित्ववाद के अनुसार हमें विद्यार्थी के अस्तित्व के बारे में सोचना चाहिए, न कि उसके सार तत्व के बारे में। अस्तित्ववाद व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थक है। अस्तित्ववाद व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थक है। ठीक है, 10 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। आइए चैप्टर 11 की बात करते हैं। बहुत ही मूल्यवान, अमूल्य, बहुमूल्य क्लास आपके लिए। उसके बावजूद भी अगर आप लाइक ना करें, चैनल को सब्सक्राइब ना करें, दोस्तों तक शेयर ना करें, तो फिर क्या ही फ़ायदा है। कोई बात नहीं। देखिए चैप्टर 11, भारतीय मनुष्यों ने मानव मूल्यों की विवेचना मानव को ज्ञान एवं विवेक युक्त प्राणी मानते हुए की है। भारतीय मनुष्यों ने मानव मूल्यों की जो विवेचना है वो मानव को ज्ञान एवं विवेक युक्त प्राणी मानते हुए की है। मानवोचित जीवन लक्ष्यों को भारतीय मनुष्यों ने मूल्य की संज्ञा दी है तथा भारतीय जीवन मूल्यों के लिए पुरुषार्थ what are desired by man, पुरुषार्थ यानी कि what are desired, जो कुछ इच्छा की जाती है मनुष्य के द्वारा, इस शब्द का प्रयोग किया है। इनके द्वारा प्रतिपादित 4 पुरुषार्थों के रूप में 4 भारतीय मूल्य है: अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। अर्बन के अनुसार मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, उसे मूल्य कहते हैं। आदर्शवादी दार्शनिकों के अनुसार मूल्य शाश्वत एवं निरपेक्ष एब्सोल्यूट होते हैं तथा देश, काल आदि के कारण इनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। इन्होंने मूल्यों को ट्रुथ, गुडनेस एवं ब्यूटी यानी कि सत्यम एवं सुंदरम की संज्ञा प्रदान की है। ये तीनों मूल्य व्यक्ति की 3 आध्यात्मिक गतिविधियों ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक से संबंधित होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मूल्यों के संबंध में भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टिकोण में जो मूल अंतर है वह सुख की अवधारणा के कारण है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति ही मूल्य है। पार्सन्स के अनुसार मूल्य किसी भी समाज व्यवस्था के विभिन्न उपक्रमों में से किसी एक के चयन का मानदंड है। काने के अनुसार मूल्य वे आदर्श, विश्वास एवं मानक होते हैं जिन्हें समाज या समाज का अधिसंख्य भाग ग्रहण किए होता है। 26 जनवरी 1950 को भारतवर्ष में नया संविधान लागू हुआ। यह संविधान विधानसभा में चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा निर्माण किया गया। ओके, यहाँ से संविधान से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट हो गया हमारा, संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को भारतवर्ष में नया संविधान लागू हुआ।
यह संविधान विधानसभा में चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा निर्माण किया गया। संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान में सन 1976 में 42वें संशोधन के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया। भारत में संविधान में यह शब्द पहले से विद्यमान पंथ निरपेक्षता की भावना को और प्रबल बनाने के लिए जोड़ा गया था। आर्टिकल 14 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 14 जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। इसके अंतर्गत विभिन्न धर्मों के सभी लोगों को एक समान माना जाएगा। क्या है? आर्टिकल 14 में ये कहा गया है कि विभिन्न धर्मों के लोगों को एक समान माना जाएगा। कहा गया है कि राज्य द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं रखा जाएगा, ऐसा आर्टिकल 14 में कहा गया है। तो यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे। आर्टिकल 15 जो है ये कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। इस धारा के अनुसार भारत का कोई भी राज्य भारत के नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। वहीं पर धारा 15(2) और 3 की बात करें तो इसमें सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने की समानता का भी अधिकार है। धारा 15(2) के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के व्यवसायों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश का अधिकार है। धारा 15(3) के अंतर्गत पूर्णतया या आंशिक राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए कुओं, तालाबों, स्नानघरों, सड़कों व सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अधिकार सर्वसामान्य जनता को दिया गया है। धारा 16 की अगर बात करें तो धारा 16 लोक सेवाओं में अवसरों की समानता। इसमें सभी लोग बिना किसी भेदभाव के अपनी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। धारा 17 कहती है कि इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है। धारा 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, इसमें छुआछूत को निषिद्ध माना गया है। धारा 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता है, वो किसी भी धर्म में विश्वास रख सकता है। धारा 26 धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। इसके अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा उनका प्रबंध करना, अपने धर्म से संबंधित कार्यों को करना, धार्मिक कार्यों के लिए अचल संपत्ति प्राप्त करने के अधिकार भी आदि दे दिए गए हैं। धारा 27 धर्म के नाम पर कर लगाने का प्रतिबंध है। इसके अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य द्वारा किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ धाराएं थी, कुछ आर्टिकल्स थे जो आपको पढ़ने होंगे। आइए बात करते हैं चैप्टर 12 की। चैप्टर 12 कहता है, देखिए, क्रिया या गतिविधि से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जो वास्तविक एवं सहभागी अनुभवों के माध्यम से सीखने को प्रोत्साहित करती है। गतिविधि किसी कार्य को करने या आनंद प्राप्ति हेतु विशिष्ट पद्धतियों से पूर्णता प्राप्त करने की एक संगठनात्मक इकाई है। इस धरा पर मानव की सबसे पहले गतिविधि जन्म के समय उसका रोना माना जाता है। इस धरा पर, इस भूमि पर, धरती पर मानव की जो सबसे पहली गतिविधि है वो जन्म के समय उसका रोना माना जाता है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा स्वयं में जीवन द्वारा दी गई शिक्षा है। बुनियादी शिक्षा में उद्योगों को स्थान दिया गया और बालक के क्रांतिक विकास पर भी पूर्ण ध्यान देने को कहा गया है। बुनियादी शिक्षा में क्रिया, खोज व वार्तालाप के तत्व निहित हैं। बुनियादी शिक्षा का आधार पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। इस प्रकार गांधी जी ने भारतीय संस्कृति के काम यानी कि श्रम को अपनी शिक्षा में स्थान देकर के शिक्षा पद्धति को एक नई दिशा दी। श्रम की महत्ता गांधी जी ने शिक्षा में उद्योग धंधों के द्वारा प्रतिष्ठापित की है। श्रम की महत्ता को यानी कि काम के महत्व को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, टैगोर शिक्षा को बालकों के सर्वांगीण विकास का साधन मानते हैं। कौन है जो शिक्षा को बालकों के सर्वांगीण विकास का साधन मानते हैं? टैगोर के विचार में क्रिया व खोज द्वारा शिक्षा के कॉन्सेप्ट्स विद्यमान हैं। टैगोर ने कहा था, छात्रों के सम्मुख विद्यमान यथार्थ वस्तुओं के संपर्क से उनके अवलोकन तथा तर्क शक्ति का विकास होता है।
टैगोर ने यह तक कहा, पुस्तकों का परित्याग कर जीवित मानव का अध्ययन ही शिक्षा है। पुस्तकों का परित्याग कर जीवित मानव का अध्ययन ही शिक्षा है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, टैगोर ने हस्तशिल्प की व्यवस्था भी पाठ्यक्रम में करते हुए क्रिया को प्रधानता दी। किसको? क्रिया को। टैगोर का विचार है कि वही ज्ञान स्थायी रूप से बालकों के मस्तिष्क में रह सकता है जो कि उनके स्वयं के प्रयत्न तथा स्वाध्याय व स्वचिंतन से प्राप्त हुआ हो। रूसो ने बच्चे के व्यक्तित्व के सहज विकास के लिए बाल केंद्रित व गतिविधि आधारित शिक्षा की भूमिका पर जोर देते हुए उसके स्वरूप और प्रणालियों में क्रांतिकारी परिवर्तन के सुझाव दिए। अपनी एमिल नामक कृति में रूसो ने, एमिल नामक जो रचना है वो किसकी है? रूसो की है। तो अपनी एमिल नामक कृति में रूसो ने बालक के स्वाभाविक आवेगों और वृत्तियों का दमन न करते हुए गतिविधि आधारित खोजपरक बाल केंद्रित शिक्षा का आग्रह किया है। जॉन डीवी का स्टेटमेंट है, शिक्षा अनुभव और विकास का एक साधन है जिसमें आदान प्रदान और सहयोग की क्रिया निहित होती है। जिसमें आदान प्रदान और सहयोग की क्रिया निहित होती है। ठीक है। पॉइंट कहता है कि पढ़ोगे तो आगे तुम्हारे काम आएगा, इसके बदले जो सीखते रहोगे तुम्हारे काम आता रहेगा। ही जॉन डीवी का सिद्धांत है। यह सिद्धांत किसका है? जॉन डीवी का है। पढ़ोगे तो आगे तुम्हारे काम आएगा, इसके बदले जो सीखते रहोगे तुम्हारे काम आता रहेगा। ये जॉन डीवी का सिद्धांत है। जॉन डीवी के विचार प्रयोगवाद पर आधारित थे, जिससे प्रगतिशील शिक्षा को बढ़ावा मिला, जिसमें करके सीखने यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया जाता था। उन्होंने खोज पर आधारित अधिगम की वकालत की, जिसका केंद्र बिंदु सक्रियता व कार्य आधारित अधिगम अनुभवों पर था। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बात करते हैं चैप्टर 13 की। पाठचर्या प्रतिमान का अर्थ पाठचर्या के स्वरूप से है। पाठचर्या प्रतिमान का स्वरूप शैक्षिक लक्ष्यों पर आधारित होता है। समय परिवर्तन एवं सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा के लक्ष्यों में भी परिवर्तन होता रहता है। पाठचर्या में 3 तथ्यों उद्देश्य, प्रक्रिया एवं परिस्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है। किस किस को? उद्देश्य, प्रक्रिया एवं परिस्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है। यह पाठचर्या में 3 तथ्य होते हैं। पाठचर्या प्रतिमानों को प्रमुख रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। उद्देश्य या मूल्यांकन प्रतिमान, प्रक्रिया प्रतिमान तथा परिस्थिति प्रतिमान। पाठचर्या के उद्देश्य प्रतिमान का आधार व्यावहारिक मनोविज्ञान है। इसमें शैक्षिक उद्देश्यों पर अधिक बल देते हुए पाठचर्या के प्रारूप को विकसित किया जाता है। इसे मूल्यांकन प्रतिमान भी कहा जाता है। पाठचर्या के प्रक्रिया प्रतिमान में प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाती है। पाठचर्या के प्रक्रिया प्रतिमान में जो प्रोसेस होता है उसको महत्व दिया जाता है, उसको प्राथमिकता दी जाती है। इसके अंतर्गत पाठ्यवस्तु की सहायता से मानवीय गुणों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। इस पाठचर्या को मानववादी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस पाठचर्या को मानववादी भी कहा जाता है। पाठचर्या के परिस्थिति प्रतिमान के अंतर्गत शिक्षा एवं पाठचर्या को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों को महत्व प्रदान किया जाता है। इसमें प्रणाली विश्लेषण, सिस्टम एनालिसिस उपागम का प्रयोग करके परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाता है। किसका? परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाता है। हिल्दा ताबा के जमीनी प्रतिमान के अंतर्गत पाठचर्या के निर्माण के लिए अभिभावकों, अध्यापकों, छात्रों एवं विभिन्न समुदायों विशेष को भी सम्मिलित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह प्रतिमान लोगों का लोगों के द्वारा व लोगों के लिए प्रतिमान है। हिल्दा ताबा ने अपने व्यापक मूल्यांकन पाठचर्या प्रतिमान के 4 प्रमुख सोपानों का उल्लेख किया है। कौन कौन से हैं 4 प्रमुख सोपान? उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षण अधिगम क्रियाओं के लिए प्रमाण, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटकों के लिए प्रमाण, उद्देश्यों से संबंधित छात्रों के व्यवहारों के लिए प्रमाण। ठीक है, ये हिल्दा ताबा ने अपने व्यापक मूल्यांकन पाठचर्या प्रतिमान के 4 प्रमुख सोपानों का उल्लेख किया है। अब यहाँ पे आइए समझते हैं जमीनी प्रतिमान क्या है। देखिए, जमीनी प्रतिमान का अर्थ यह है कि शिक्षा प्रक्रिया में आने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयों का मुख्य कारण पहचान कर उन्हें दूर करने की कोशिश की जाती है।
जमीनी प्रतिमान को बाल केंद्रित प्रतिमान भी माना जाता है। जमीनी प्रतिमान को बाल केंद्रित प्रतिमान भी माना जाता है। यह प्रतिमान हर प्रकार से बालक की आवश्यकताओं के इर्द गिर्द रहता है। प्रशासनिक प्रतिमान का प्रतिपादन गैलन सेलर ने किया है। प्रशासनिक प्रतिमान का प्रतिपादन गैलन सेलर ने किया है। इस प्रतिमान के द्वारा ही पाठचर्या का उचित प्रबंधन किया जा सकता है, क्योंकि पाठचर्या के विकास में प्रशासनिक प्रतिमान को एक तकनीकी रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रदर्श प्रतिमान को प्रशिक्षण का परंपरागत प्रतिमान भी कहा जाता है। प्रदर्शन प्रतिमान को प्रशिक्षण का परंपरागत प्रतिमान भी कहा जाता है। इस प्रतिमान का प्रतिपादन टॉयलर द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? टॉयलर के द्वारा। प्रदर्शन प्रतिमान का प्रयोग आमतौर पर निम्न व सामान्य श्रेणी के बालकों के लिए किया जाता है। प्रदर्शन प्रतिमान को ज्ञानात्मक व क्रियात्मक पक्ष के मध्य का मार्ग भी माना जाता है। किसको? प्रदर्शन प्रतिमान को। आइए अब बात करते हैं यूनिट 4 की, यानी कि चैप्टर नंबर 4 की। देखिए, पाठचर्या प्रारूप शब्द अंग्रेजी के शब्द कैरिकुलम प्रारूप या डिजाइन का हिंदी रूपांतरण है। पाठचर्या प्रारूप का शाब्दिक अर्थ पाठचर्या की व्यवस्थित रूपरेखा है, जिसमें पाठचर्या के निर्माण से मूल्यांकन तक की प्रक्रिया का क्रमिक विवरण होता है। एक सीक्वेंस में उसका ब्यौरा दिया जाता है। पाठचर्या प्रारूप शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो इसका प्रयोग एक प्रक्रिया यानी प्रोसेस को इंडिकेट करता है। जैसे पाठचर्या निर्माण की प्रक्रिया, जब इसका प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाता है तो यह उस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आए उत्पाद को इंडिकेट करता है। जैसे पाठचर्या प्रारूप। पाठचर्या प्रारूप के 5 प्रमुख तत्व या घटक हैं। नंबर 1 तो ध्यान रखिए, पाठचर्या प्रारूप के कितने प्रमुख तत्व या घटक हैं? 5। शिक्षार्थी एवं समाज के विषय में मान्यताओं का एक संरचनात्मक ढांचा, लक्ष्य एवं उद्देश्य, विषय वस्तु का चयन, उसका क्षेत्र विस्तार व क्रम, क्रियान्वयन की विधि और मूल्यांकन। ये पाठचर्या प्रारूप के 5 प्रमुख तत्व होते हैं या घटक होते हैं। पाठचर्या प्रारूप मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है विषय केंद्रित प्रारूप, सब्जेक्ट सेंटर्ड डिजाइन। दूसरा है विद्यार्थी केंद्रित प्रारूप, लर्नर सेंटर्ड डिजाइन। तीसरा है समस्या केंद्रित प्रारूप यानी कि प्रॉब्लम सेंटर्ड डिजाइन। पाठचर्या के विषय केंद्रित प्रारूप के अंतर्गत विभिन्न विषयों को केंद्र में रखा जाता है। विद्यार्थी केंद्रित प्रारूप मुख्यतः विद्यार्थियों की रुचि एवं आवश्यकता को केंद्र में रख करके बनाया जाता है। ओके, किसी वास्तविक या उपकल्पित समस्या को केंद्र में रख करके पाठ्य वस्तु को संगठित करने के लिए जब पाठचर्या प्रारूप का निर्माण किया जाता है तो इसे समस्या केंद्रित पाठचर्या प्रारूप कहा जाता है। डी.के. व्हीलर ने अपनी पुस्तक करिकुलम प्रोसेस में पाठ्यक्रम प्रक्रिया की विस्तृत विवेचना की है। जो करिकुलम प्रोसेस है वो किसकी पुस्तक है? डी.के. व्हीलर की है, जिसमें उन्होंने पाठ्यक्रम प्रक्रिया की विस्तृत रूप में विवेचना की है। व्हीलर के अनुसार पाठचर्या संरचना के प्रमुख 5 सोपान या पद होते हैं। सीखने की प्रक्रियाओं के दौरान छात्र जो अनुभव अर्जित करता है वे अधिगम अनुभव हैं। क्या हैं? वे अधिगम अनुभव हैं। पाठचर्या संरचना का अंतिम सोपान संपूर्ण प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से मूल्यांकन करना है। पाठचर्या मूल्यांकन का अर्थ पाठचर्या के विभिन्न घटकों, उद्देश्यों, विषय वस्तु, विधियां, छात्रों की जांच के लिए मूल्यांकन पद्धति के मूल्यांकन से है। पाठचर्या मूल्यांकन का उद्देश्य पाठचर्या के पुनर्निवेश को संचित करना और उसके प्रयोग में पाठचर्या में सुधार लाना है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ से हम चैप्टर नंबर 15 की। देखिए, पाठचर्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में धुरी का काम करती है। जो पाठचर्या है वह आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक सेंटर का काम करती है। पाठचर्या ही शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के बीच की कड़ी है। पाठचर्या के अभाव में शिक्षक एवं अधिगमकर्ता, टीचर और लर्नर दोनों अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते। वर्तमान शैक्षिक प्रक्रिया में हमें 2 प्रकार की पाठचर्या देखने को मिलती है। एक तो केंद्रीकृत पाठचर्या, दूसरी विकेंद्रीकृत पाठचर्या। केंद्रीकृत पाठचर्या वह पाठचर्या है जिसके निर्माण, योजना, प्रक्रिया इत्यादि के समस्त निर्णय एक राष्ट्रीय या केंद्रीय कार्यालय द्वारा लिए जाते हैं, जिसे सामान्यतः हम केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भी कहते हैं। नागेल के अनुसार केंद्रीकृत पाठचर्या प्रणाली के निर्धारण में केंद्रीय सरकार प्रमुख भूमिका निभाती है। केंद्रीकृत पाठचर्या में देश के सभी छात्रों के लिए
एक समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था रहती है। जो केंद्रीकृत पाठचर्या होती है उसमें देश के सभी छात्रों के लिए एक समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था रहती है। केंद्रीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार माध्यमिक और तृतीयक संस्थानों में प्रवेश की आवश्यकताएं हर जगह समान है। इस पाठ्यक्रम में पाठ्यपुस्तक की एक रूपता देखने को मिलती है। केंद्रीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार मुद्रित पाठ्यक्रम पुस्तकें शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू होने से पहले जांची जाती हैं, उनकी प्रॉपर तरीके से वो जांच होती है उनकी। नेक्स्ट पॉइंट, विकेंद्रीकृत पाठचर्या केंद्रीकृत पाठचर्या के विपरीत है। जो विकेंद्रीकृत पाठचर्या है वह केंद्रीकृत पाठचर्या के अपोजिट है। इसमें पाठचर्या का निर्माण, योजना तथा क्रियान्वयन राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के हाथों में होता है। वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में केंद्रीकृत पाठचर्या को अपनाया जा रहा है, जिसकी प्रमुख वजह यह है कि यह पाठचर्या संस्कृति, मूल्यों, आदर्शों को उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर स्थान देती है। विकेंद्रीकृत पाठचर्या में छात्र वही अध्ययन करते हैं जो उनके और समाज के लिए सार्थक हैं, जिसमें वे रहते हैं। विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना सरल होता है। भारत में शिक्षा वर्तमान समय में समवर्ती सूची का विषय है। भारत में जो शिक्षा है वह वर्तमान समय में समवर्ती सूची का विषय है, जिसका तात्पर्य है शिक्षा की व्यवस्था करना केंद्र एवं राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। चैप्टर 16 आपके सामने है। चैप्टर 16 की बात करते हैं। देखिए, वर्तमान युग सूचना विस्फोटक का युग है। वर्तमान युग सूचना विस्फोटक का युग है। सूचना एवं संचार तकनीक के अंतर्गत हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर एवं कंकरिंग तीनों प्रकार की तकनीकी सम्मिलित है। कंप्यूटर बहुमाध्यम या मल्टीमीडिया, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, मोबाइल व डिजिटल संचार प्रविधियों के बढ़ते अभिसार के फलस्वरूप सूचना व संचार तकनीक की शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता बढ़ती ही जा रही है। आज पूरा संसार एक गांव की तरह सबकी पहुंच में आ गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजधानी या जिला मुख्यालय पर बैठे शिक्षा प्रशासकों द्वारा नियंत्रण रखा जा रहा है। शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सूचना प्रबंध प्रणाली, जिसको EIMS कहते हैं, तथा जिला स्तर पर जिला शैक्षिक सूचना प्रणाली यानी कि DIES जैसे सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है, जो शिक्षा के प्रशासन में सम्यक नियंत्रण रखता है। कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण अधिगम सामग्री TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल में परंपरागत सामग्री के स्थान पर अब इलेक्ट्रॉनिक्स TLM प्रयुक्त हो रहे हैं, जिससे छात्रों की अधिगम क्षमता बढ़ी है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग ऑडियो, वीडियो तथा कंप्यूटर द्वारा प्रदान की गई सामग्री के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, ICT बच्चों को अपनी रचनात्मक कल्पना की खोज के लिए नए अवसरों के साथ विभिन्न मल्टीमीडिया माध्यमों द्वारा अपने स्वयं के अनुभव प्रस्तुत करने के अवसर प्रदान करती है। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार लिबरल एजुकेशन का अर्थ है नॉन वोकेशनल एजुकेशन। लिबरल एजुकेशन का मतलब क्या है? नॉन वोकेशनल एजुकेशन अर्थात उदार शिक्षा, अव्यावसायिक शिक्षा या फिर सामान्य शिक्षा। ग्रीस में शिक्षा का अधिकार सिर्फ स्वतंत्र व्यक्तियों को था। ग्रीक समाज में गुलाम व्यवस्था थी। गुलामों के विपरीत स्वतंत्र व्यक्तियों को दी जाने वाली शिक्षा उदार शिक्षा के नाम से पुकारी जाती थी। समझिए बात, ग्रीस में शिक्षा का अधिकार सिर्फ स्वतंत्र व्यक्तियों को था। ग्रीक समाज में गुलाम व्यवस्था थी। गुलामों के विपरीत स्वतंत्र व्यक्तियों को दी जाने वाली शिक्षा उदार शिक्षा के नाम से पुकारी जाती थी। इसमें तर्क, व्याकरण, गणित, संगीत और खगोल विद्या पढ़ाई जाती थी। उस काल में यह सामान्य शिक्षा कहलाती थी। क्या कहलाती थी? सामान्य शिक्षा। उदार शिक्षा ही संस्कृति का संरक्षण, विकास व हस्तांतरण कर सकती है। क्या कर सकती है? संस्कृति का संरक्षण, विकास एवं हस्तांतरण कर सकती है। यदि समाज की संस्कृति भौतिक है तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में भौतिक उद्देश्यों की प्राप्ति, लौकिक विषयों की पाठ्यक्रम में प्रधानता और लौकिक संबंधों पर आधारित गुरु शिष्य परंपरा होती है। शिक्षा द्वारा संस्कृत के हस्तांतरण में भी सहायता मिलती है तथा इसी के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृत का हस्तांतरण भी होता रहता है। इसके बाद चैप्टर 17 है हमारा। चैप्टर 17 के बाद क्या आएगा? 18 आएगा। 18 एंड है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। पहले दोस्तों ये आपका इसके बाद पेपर आपका
4th नंबर रहेगा। ठीक है, और आपसे कहना चाहेंगे कि अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जहाँ जहाँ हो सके शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, पाठचर्या विकास हेतु 3 आधार स्तंभ बताए गए हैं। पाठचर्या विकास के लिए 3 आधार स्तंभ बताए गए हैं। प्रासंगिकता, समानता और उत्कृष्टता। पाठचर्या में स्वदेशी ज्ञान का समेकन हो ताकि छात्र जो स्वदेश ज्ञान में निहित विराट शक्तियों, उसकी गहराई व प्रासंगिकता से अपरिचित हैं, वे इसे जान सकें। ठीक है, भूमंडलीकरण तीव्र प्रगति से होने वाले महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी परिवर्तनों का एक परिणाम है और एक प्रकार का भू राजनीतिक विकास है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में कहा जा सकता है कि वह दूरसंचार, दूरदर्शन और कंप्यूटरों का ही एक बिंदु पर मिलन भी है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रभाव केवल शिक्षण शैली पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि यह सीखने की शैली भी बदल देगी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ टीचिंग मेथड पर नहीं पड़ेगा, उसकी स्किल्स टीचिंग स्टाइल पर नहीं पड़ेगा, बल्कि ये सीखने की शैली भी बदल देगी। हाल ही में मंजूर की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY युवाओं के कौशल प्रशिक्षण हेतु एक प्रमुख योजना है। इसके तहत 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षण के दायरे में लाया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और उद्योग द्वारा तय मानदंडों पर आधारित होगा। कार्यक्रम के तहत आकलन संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन और प्रमाण पत्र के आधार पर प्रशिक्षणों को नगद पारितोषिक दिया जाएगा, जो औसतन 8,000 रुपये प्रति प्रशिक्षु होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन NSDC के प्रशिक्षण साझेदारों द्वारा किया जाएगा। NCF 2000 में यह भी प्रस्ताव किया गया कि जिन विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है उनके पास स्वयं अपने प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र होने चाहिए। उनके पास स्वयं अपने प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र होने चाहिए। अर्थशास्त्र में नया प्रश्न पत्र अर्थशास्त्र में पर्यावरणीय अध्ययन के नाम से शामिल किया गया है। क्या नाम है? अर्थशास्त्र में पर्यावरणीय अध्ययन। ये अर्थशास्त्र में एक नया प्रश्न पत्र ऐड किया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में पर्यावरणीय जैव विज्ञान नामक एक नया विषय आरंभ किया गया है। आगे बात करते हैं। देखिए, शांति शिक्षा की शुरुआत प्रारंभ में वेल्स के अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज से हुई। शांति शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई? वेल्स के अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज से, जहाँ इसके अध्ययन को आवश्यक मानते हुए इसके पाठ्यक्रम के 3 रूप उपकल्पित किए गए। नंबर 1 तो शांति के विषय में शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा और सकारात्मक शांति। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट पॉइंट, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के उपागम क्या है? व्यावसायिक पाठ्यक्रम के उपागम हैं भाषा सामान्य आधार पाठ्यक्रम, भाषा सामान्य आधार पाठ्यक्रम, स्वास्थ्य तथा व्यावसायिक विषय चयन। सार्वभौमिक शिक्षा का संप्रत्यय वसुधैव कुटुंबकम से लिया गया था। सार्वभौमिक शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया? वसुधैव कुटुंबकम से लिया गया। हॉल क्वेस्ट के अनुसार शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है, ऐसा हॉल क्वेस्ट कहते हैं। आइए, आज का लास्ट चैप्टर इन फ्रंट ऑफ यू आपके सामने है। देखिए, मूल्य शिक्षा क्या है? मूल्य शिक्षा का अर्थ है मूल्यों की शिक्षा तथा मूल्य समाहित यानी कि मूल्य परक शिक्षा। JS वर्मा समिति ने मूल्यों के संबंध में सिफारिशें दी हैं। NCERT द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए 5 मूल्य सूत्र तैयार किए गए हैं, जिसमें सफाई, सच्चाई, समानता, सहयोग और श्रम शामिल है। मूल्यपरक शिक्षा में स्कूल उपागम, एकीकृत उपागम तथा बहुआयामी उपागम पर अधिक बल दिया जाता है। मूल्य शिक्षा से अभिप्राय है। डियर फ्रेंड्स, आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा जो इंस्टाग्राम है, चाहे तो आप मैं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ट्विटर का भी लिंक है और आपके टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है। ठीक है, तो अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए। और हाँ, जो SP सर क्लासेज दूसरा चैनल है उसको तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मूल्य शिक्षा से अभिप्राय है जिसमें हमारे नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक मूल्य समाहित हों। श्रम गरिमा का अर्थ है श्रम गरिमा की महत्ता को स्वीकार करना। ठीक है, तो ये हमारा जो पेपर 3 है वह भी कंप्लीट हो गया। क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइए। एंड हमारा दूसरा चैनल प्लस इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका एक प्यारा सा कमेंट और इस क्लास को अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जहाँ जहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।